आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। महकमा जंगलात के IG रोहित तिवारी ने रियासती सेक्रेटरियों को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि तमाम जंगलाती महकमे के ओहदेदारों को मुतहरिक रखा जाए। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि हिमाचल प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों में परिंदे हलाक हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर नकले मकाम करने वाले शामिल हैं। रोहित तिवारी ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में पालतू जानवर और परिंदों में बर्ड फ्लू फैल सकता है, इसीलिए इससे निपटने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। अगर कहीं कोई अलामात दिखे तो फ़ौरन उसको रोकने के इक़दाम करें। तमाम रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरकज़ी हिदायत के बाद PCC FR शोभा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जू पार्क के अलावा जंगलाती इलाकों में अचानक होने वाली अमवात की निशानदही की जाए और उनकी मुकम्मल जांच करने के अहकाम जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिका इत्तला देना हो तो महकमे जंगलात के टोल फ्री नंबर 1800-4255-364 पर दे सकते हैं। तेलंगाना में रैतु बंधु स्कीम के तहत आज तक 57,26,418 किसानों में 6,272 करोड़ 55 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई है। हुकूमत ने उन तमाम किसानों के बैंक अकाउंट्स में रास्त तौर पर यह रकम मुंतकिल की है। महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी B जनार्दन रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की जानिब से साल में 2 मरतबा किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी किस्त के तौर पर यह रकम किसानों में तकसीम की जा रही है। रियासत भर में अब तक 1,25,45,000 एकड़ अराजियात को फी एकड़ 5,000 रुपए के हिसाब से किसानों के अकाउंट में रकम मुंतकिल की गई। स्कूल के इनोवेशन चैलेंज में बेहतर मुजाहरा करते हुए हाइड्रोलिक व्हील चेयर तैयार करने वाली एक गरीब मुस्लिम लड़की को तेलंगाना हुकूमत की बावकार डबल बेडरूम मकान की स्कीम से एक मकान मंजूर किया गया। नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाली लड़की बशीरा, जो सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल RP रोड नलगुंडा में तालीम हासिल करती है, उसका ये प्रोजेक्ट महकमे तालीम और महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा स्कूल इनोवेशन चैलेंज के ग्रैंड फाइनल में नामजद किया गया। अपने फालिजदा वालिद की मुश्किलात को करीब से देखने वाली इस लड़की ने माज़ूरीन के लिए रोज़ाना के काम के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक व्हील चेयर तैयार की। हैदराबाद इनोवेटिव चैलेंज में इस व्हील चेयर के प्रोजेक्ट को नुमाइश के लिए रखा गया था। इस नुमाइश में रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने शिरकत की। इस मौके पर बशीरा ने वजीर मौसूफ को अपनी इस नई ईजाद की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जब वजीर मौसूफ ने लड़की के ख़ानदान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसका ताल्लुक गरीब ख़ानदान से है, इसके वालिद फालिज का शिकार हैं और उसकी माँ ही ख़ानदान के ज़रिए माश का वाहिद ज़रिया है। उसकी बहन और भाई ज़रिए माश में माँ का साथ देते हैं। गरीब बुशरा की मुश्किलात को सुनते हुए वजीर मौसूफ ने फौरी तौर पर ज़िला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल को हिदायत दी कि वो बशीरा के ख़ानदान के लिए डबल बेडरूम मकान फराहम करें, जो फ़िलहाल किराए के मकान में मुकीम है। वज़ीर मौसूफ ने इसकी सलाहियत की सताइश भी की। वज़ीर ने कहा कि सलाहियत रखने वालों की हुकूमत हमेशा हौसला अफजाई करती है। बादअज़ां इस लड़की ने अपनी माँ और स्कूल के सदर मौलमा के साथ कलेक्टर से मुलाकात की और इस प्रोजेक्ट की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तबादला ख्याल के दौरान कलेक्टर ने बशीरा और उसकी वालदा को बताया कि वो टाउन के गोलागुड़म में उनके लिए डबल बेडरूम मकान अलॉट करेंगे। उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि उसकी बहन समीरा, जो फिलहाल नलगुंडा के पुलिस लाइन स्कूल की 5वीं जमात में ज़ेर तालीम है, उसका दाखिला आइंदा तालीमी साल मकामी केंद्रीय विद्यालय में करवाया जाएगा। वज़ीर पंचायत राज जनरल वली दयाकर राव ने कहा कि दिल्ली पर दबाव डालकर कोच फैक्ट्री वो हासिल करेंगे। तेलंगाना का ख्वाब पूरा करने के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और KTR के साथ मुत्तहदा वरंगल ज़िले के कायदीन दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोच फैक्ट्री के दरकार अराजी 60 एकड़ का मुतालबा किया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने 150 एकड़ अराजी दी। दयाकर राव ने रेलवे अहदेदारों को अराजी के दस्तावेजात हवाले किए और इस मौके पर मुनक़िदा इजलास में अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, रेलवे कोच फैक्ट्री वो हासिल करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि वरंगल ज़िले की आवाम का ये देरीना ख्वाब है, जो हर हाल में पूरा किया जाएगा। సందర్భంగా తెలంగాణకు కాచిపేటలో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్తామని ఆ విభజనలో కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కావాలి, ఇది ఉండనియండి కానీ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కావాలనేదే మా కోరిక.
దానికోసం ఈ వరంగల్ జిల్లా ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేసేది, కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కోసం కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆ ముఖ్యమంత్రి ద్వారా మేము మా పార్లమెంట్ ద్వారా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకొస్తాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన అన్ని కథలు చేశాం, ల్యాండ్ డైవర్ట్ చేశాం, అన్ని చేశాం. కానీ ఇప్పుడు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కోసం మేము తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తామని వరంగల్ జిల్లా ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నాం. దీనికి మేము కూడా అందరం కలిసిపోయి మళ్ళీ రైల్వే మినిస్టర్ను కేంద్ర మిత్రులను కలిసి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కోసమే రావాలనేది మా డిమాండ్. దానికోసమే మేము ల్యాండ్ అడిగినంత ఇచ్చినాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేశాం. ఇది వరంగల్ జిల్లా ప్రజలు సందర్భంగా తెలంగాణకు रियासत में फल और तरकारी की मार्केट से निकलने वाले फुजले से बरखी तैयार करने के इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमे ज़राअत ने मुख्तलिफ रियासतों में इस तरह के तरीके से पैदा होने वाली बरखी का मुताला करने एक कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के क़यामगाह पर आज एग्रोज बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ज़राअत बी जनार्दन रेड्डी, एग्रोज के मैनेजिंग डायरेक्टर रामुलू और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि फल और तरकारियों के फुजले से बरखी तैयार करने के लिए महिंद्रा कंपनी का ताउन हासिल किया जा रहा है। फिलवक्त आंध्र प्रदेश के चंद मकामात पर इस तरीक़ेकार से बरखी पैदा की जा रही है, उसका जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर और आंध्र प्रदेश के अदोनी पेद्दुगुड़ा में कायम यूनिट्स का कमेटी मायना करेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की जानिब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट के बाद रियासती हुकूमत फैसला करेगी। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि रियासत में तरकारियों की काश्त के लिए हुकूमत काफ़ी हौसला अफजाई कर रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने का मशवरा दे रहे हैं और रिवायती काश्त के बजाय ऐसी काश्त करने की तरगीब दी जा रही है जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो सके। महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों को तकनीकी सपोर्ट भी फराहम किया जा रहा है। మన జవానగర్ కూడా అట్లా చేయాలని ట్రై చేసినాం సార్. 90% అయింది. ఆర్టిఫిషియల్ గుట్టలు ఉన్నాయి సార్. జవానగర్లో ఆర్టిఫిషియల్ గుట్టలు ఉన్నాయి. నేను ఏమున్నా పరిశానైనా అరే ఇది మౌలాలి గుట్టలా కనిపిస్తుంది కానీ మౌలాలి కాదు, రాయిలా కనిపిస్తుంది ఏదో అని. తర్వాత కవర్ అది క్యాపింగ్ సార్. క్యాపింగ్ చేస్తాం. 90% అయింది. చాలా హ్యూజ్ ఉంది. అది కూడా 10 million tons ఉంది. దట్ కెన్ బికమ్ ఏ టూరిస్టిక్ స్పాట్ సార్. అది ఇప్పటికట్లే ఉంటుంది. సార్ దానికి ఒక్కటే సొల్యూషన్ సార్. దాని నుంచి గ్యాస్ वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने रियासती हुकूमत की बावखार स्कीम के तहत सिद्दीपेट टाउन में 216 बेनिफिशरीज में 7वें मरहले के हिस्से के तौर पर डबल बेडरूम मकानात के पट्टेजात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में इंतहाई शफाफियत, गैर जानिबदारी के साथ काम किया गया है। हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी की तर्ज पर तमाम मुनासिब सहूलियात के साथ उन मकानात की तामीर का काम किया गया। उन्होंने ख्वाहिश की कि हर बेनिफिशरी अपने मकान और उसके अतराफ सफाई को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि मच्छरों की रोकथाम के इक़दामात के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। इन मकानात की तामीर के लिए 2.5 साल का अर्सा लगा। हरीश राव ने कहा कि उन्होंने मकानात की तामीर के वक्त तकरीबन 400 मरतबा उन मकानात का मायना किया। उन्होंने साथ ही इन मकानात को किराए पर देने या फिर फ़रोख्त करने के खिलाफ इंतबाह दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बकिया अहलियत रखने वाले अफराद को जल्द ही मकानात फराहम किए जाएंगे। वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत की पेशरफ्त से मुतासिर होकर कई सियासी व गैर सियासी लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ज़िले महबूबनगर में बुधरम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के ज़िले रहनुमा सुधाकर रेड्डी समेत तकरीबन 500 अफराद बीजेपी से टीआरएस में शामिल हो गए। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बुधरम गांव तरक्की की तरफ गामजन है। उन्होंने कहा कि पुल की तामीर जो गुज़िश्ता 25 सालों से देहातियों का सबसे बड़ा मसला था और माजी में किसी और हुकूमत ने इस मसले की यकसोई के लिए कोई इक़दाम नहीं किए थे, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने उस पुल की तामीर को यकीनी बनाकर इस मसले को हल किया। बीजेपी कायदीन शांतया शेखर, केशवलू, राजू और दीगर ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन कोरुमनी नरसिम्हलू और टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत में बर्ड फ्लू की कोई वबा नहीं है। अवाम को इस सिलसिले में गैर ज़रूरी तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने आज बर्ड फ्लू वायरस से निपटने से मुताल्लिक एहतियाती इक़दाम का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि महकमे अफजाइश व मवेशियाँ की जानिब से जो एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं उससे रियासत में बर्ड फ्लू की वबा फैलने के कोई इम्कानात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू पर रियासत में ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम मुसलसिल नज़र रखी हुई है और ये टीम 13 ओहदेदारों पर मुश्तमिल है। ये टीम तिब्बी मायनों के अलावा शऊर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद कर रही है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में तेलंगाना में कौमी सतह पर तीसरा मुकाम हासिल किया है, इसलिए बर्ड फ्लू के सिलसिले में हुकूमत इंतहाई चौकसी इख्तियार की हुई है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर सतह पर ओहदेदार इस वबा को रोकने पूरी तरह तैयार हैं। फिलवक्त राजस्थान, केरला, हिमाचल प्रदेश में ही बर्ड फ्लू की वबा शुरू हुई है। इस इजलास में डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री लक्ष्मा रेड्डी और पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के नुमाइंदे भी मौजूद थे। రాజస్థాన్, కేరళ, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండోది మీరు టీవీలో కూడా చూస్తే పేపర్లలో చూసినప్పుడు దేశంలో చాలా మంది పానిక్ అవుతున్నారు. అయితే మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తల మూలన మా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం, ఫ్రీక్వెంట్గా అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, నీకు రెగ్యులర్గా ఈ ఫార్మ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి విజిట్ చేయడం, దానికి కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్ కూడా మరి ఎప్పటికప్పుడు. రెండోది మధ్యన గవర్నమెంట్తో పాటు ప్రైవేట్ పీపుల్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అవేరే ఉన్నారు. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఏ పద్ధతిలో మెయింటైన్ చేయాలి, అడ్వాన్స్గా ఉన్నటువంటి వాతావరణం. రెండోది మీకు పౌల్ట్రీ బాయిలర్స్ కూడా తీసుకున్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మనము థర్డ్ హైయెస్ట్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ మన తెలంగాణ స్టేట్. అయితే దీంట్లో మాకు టీమ్స్ కూడా, మా VPRI టీమ్స్ కూడా ఒక 1300 మంది టీమ్స్ ఏంటంటే మండలాల వారిగా ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావడం, మానిటరింగ్ చేయడం, వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ చేయడం వలన మనకు వచ్చే ప్రమాదం ఏం లేదు. टीआरएस रुकन असेंबली व गवर्नमेंट व्हिप बालका सुमन ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली मुसलसिल तनकीदों और नाजेबा रिमार्क्स पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह शिवसेना के कारकुन बाल ठाकरे के खिलाफ बयान देने पर खामोश नहीं रहते, उसी तरह तेलंगाना में भी चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ बयान देने वालों पर खामोश ना रहें। उनके एक बयान पर 10 बयान दें। जज्बाती अंदाज में तकरीर करते हुए बालका सुमन ने कहा कि बंडी संजय हमारी खामोशी और सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बंडी संजय जिस ओहदे पर हैं वो केसीआर की जानिब से अदा करदा भीख है, क्योंकि तेलंगाना की तश्कील ना होती तो आज बीजेपी की तेलंगाना यूनिट कायम नहीं होती और बंडी संजय इस यूनिट के सदर नहीं रहते। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ तनकीदें करने वालों का जिस तरह जवाब दिया गया उसी तरह जवाब देने की जरूरत है। बालका सुमन ने कहा कि वो एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, इसीलिए वो इस मामले में हद से ज्यादा आगे नहीं जा सकते, लेकिन टीआरएस के दीगर कायदीन और कारकुन इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो बीजेपी कायदीन के बयानात पर खामोश ना रहें, ईंट का जवाब पत्थर से दें। बालका सुमन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आया इस तरह की तनकीदें और इल्जाम सुनने के लिए केसीआर ने तेलंगाना हासिल किया था। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि हर 1000 की आबादी के लिए तेलंगाना में टावर्स की रेशो 0.71 है, जबकि मुल्क में टावर्स की रेशो 0.42 है। हमारा निशाना यह है कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की जानिब से दिए गए निशाने के मुताबिक 2024 तक टावर्स की रेशो 1.7 की जाए। चारशंबे के रोज बिहार के भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ उमूर पर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक अपोजिशन लीडर तेलंगाना कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि उनकी काविशों से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हालिया जीएचएमसी इंतखाबात में 30 मुस्लिम कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए कांग्रेस ने जद्दोजहद की। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की वजह से मुसलमानों को 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए, जिससे तालीम के मैदान में 10 लाख मुस्लिम नौजवानों को फ़ायदा हुआ। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात यानी BCE के ज़मरे से जीएचएमसी के इंतखाबात में 30 मुसलमान BCE ज़मरे बंदी से कामयाब हुए।
कांग्रेस की बदौलत इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब हुए। इंतखाबात में जुमला 43 मुसलमान मुंतखब हुए हैं, जिनमें 13 मुसलमान जनरल डिवीजन से यानी अनरिजर्व डिवीजन से कामयाब हुए हैं। दोस्तों और भाइयों, आज आप लोगों को रिजर्वेशन के सिलसिले में एक और खुशखबरी देना चाह रहा हूं। वो है ग्रेटर हैदराबाद के हालिया इलेक्शन के अंदर 150 नुमाइंदों ने इलेक्ट हुए। इस 150 के अंदर रिजर्व सीटों पर 30 मुस्लिम नुमाइंदे जीते और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में 13 जीते। तो मैं उन लोगों को कहता हूं जो कांग्रेस क्या करी जो पूछ रहे हैं, उनसे बताना चाह रहा हूं कि खुशखबरी कि अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में सिर्फ 13 ही जीते 150 में, और रिजर्व जो BCE कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर जो मेरी जस्तजू से हुए, उसमें 30 मुस्लिम नुमाइंदे जीते, जिसमें 27 MIM के हैं और 3 TRS के जीते। कांग्रेस का एक भी नहीं जीता। लेकिन हमको जीत हार नहीं, मुसलमानों की तरक्की। आपको पता भी है कि एजुकेशन में हमने 4% दिया, सरकारी नौकरियों में हमने 4 दिया। हमने सोचा कि यही बस नहीं होता, इनको लोकल बॉडी में, पंचायत राज में, म्यूनसिपैलिटीज में, इरिगेशन में और ज़राअत में, एग्रीकल्चर में भी इनको रिजर्वेशन दिया जाए। उसी की कड़ी के सिलसिले में आज ग्रेटर हैदराबाद में 43 नुमाइंदे आपके जीत के आए, जिसमें रिजर्वेशन से 30 नुमाइंदे आपके जीत के आए। ये कांग्रेस का तोहफा है। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो कहते हैं कि कांग्रेस क्या करी। यही कांग्रेस ने एक अचीवमेंट है, एक अजूबा है कि मुल्क में कहीं नहीं है इस तरीका का रिजर्वेशन जो जीते हैं। आइंदा कड़ी में भी बताऊंगा कि हमारे सरपंच कितने जीते, जिला परिषद मेंबर कितने जीते और मार्केट में कितने लोग हमारे मार्केट चेयरमैन बने, इसका भी हिसाब बताऊंगा। ये तमाम कामयाबियां सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन BCE कैटेगरी में लाने से हुआ और 4% से हुआ। मगर ये हुकूमत 12% बोली, अभी तक 12 आदमी को चपरासी भी नहीं बना सकी। ये आप तक पहुंचा रहा हूं। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये तस्वुर पेश कर रहे हैं कि मुल्क से मोहब्बत करने वाले सिर्फ BJP वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी परचम और कौमी तराने के 100 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस सिलसिले में तकारीब मुनक़िद करने की ज़रूरत है, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 103 साल हुआ, उसका कोई नेशनल सॉन्ग का कोई सेंटरी सेलिब्रेशन मनाया नहीं। और पिंगली वेंकैया जो 1921 में उन्होंने जो फ्लैग आविष्कारा, उसके बारे में उनको सोच नहीं है। तो मेरा मतलब है अभी तो भी मिला नहीं। मैं बराबर ये नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का गांव-गांव में प्रचार करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल सॉन्ग लिखा उनके बारे में, और साथ ही साथ पिंगल वेंकैया जो पंडित देशपिता महात्मा गांधी के सामने ये AICC प्लीनरी सेशन में विजयवाड़ा में इसका आविष्कार हुआ। तो मैं बोल रहा हूं आने वाले दिनों में इसका भी सेंटरी सेलिब्रेशन होना चाहिए, जैसे PV नरसिम्हा राव का हुआ, फ्लैग का और नेशनल एंथम का। और मेरा रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी ये काम करिए, और इससे लोगों का देशभक्ति बढ़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट पैदा होगा। खाली हिंदू हिंदू बोल के नहीं चलता, नेशनल फ्लैगों का और जाति गीत का भी सेंटरी सेलिब्रेशन करना है। मैं जो कपड़ा तैयार हुआ उस जमाने में आजमशाही मिल में पिंगल वेंकैया साहब वो कपड़ा लेकर आके। कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी ने आज ऐलान किया है कि वो संगारेड्डी के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए 30 जनवरी को एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने संगारेड्डी की आवाम से कई वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा कई और मसाइल हैं जिन्हें हल नहीं किया गया। अगर ये वादे और मसाइल 29 जनवरी तक हल नहीं किए जाते हैं तो वो फिर 30 जनवरी को 1 लाख अफराद के साथ भूख हड़ताल करेंगे। ठीक है, आप एक सवाल पूछ रहे हैं, कोरोना है 1 लाख कैसे बैठते बोल के आप बोल रहे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं केसीआर साहब, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं।
अगर मोदी साहब है तो 50,000 से मिल सकते मीटिंग में। अगर केसीआर साहब जीएचएमसी इलेक्शन के लिए 40,000 50,000 एलबी स्टेडियम में मीटिंग रख सकते वोटों के लिए। क्या पब्लिक पब्लिक का तकलीफ है, पब्लिक का मुसीबत है, अगर वो मुसीबत के लिए पब्लिक तकलीफ के लिए मैं 1 लाख से मैं संगारेड्डी में बुकार बोल तो गलत है क्या? आप वोटों के लिए 50,000 से पब्लिक मीटिंग कर सकते। मैं पब्लिक का दर्द के लिए, पब्लिक का तकलीफ के लिए मैं आवाज उठाने के लिए मैं बुकारता बोल तो गलती क्या है? अगर पुलिस वाले उस दिन केसीआर को नहीं रोके, पब्लिक मीटिंग जीएचएमसी इलेक्शन में केटीआर का रोड शो दिए, केसीआर का रोड शो कौन दिए? बीजेपी का रोड शो कौन दिए? जब कोविड नहीं था क्या? जब पुलिस वाले क्या करे, सो गए क्या? जिस दिन वो लोगों को, केसीआर को, बीजेपी को, क्या वो जो पब्लिक मीटिंग को, जो केसीआर का पब्लिक नहीं रोक सके, जो वोटों के लिए आप नहीं रोक सके, उस दिन अगर कोविड नहीं दिखे, आज मैं पब्लिक के लिए 1 लाख पब्लिक के लिए आवा वो लोगों का तकलीफ ले ले, अगर मैं संगारेड्डी में मैं भूख हड़ताल करे तो कोविड आ जाता क्या? ठीक है, अगर उस दिन पुलिस वाले वैसा कुछ करे तो भी हम सुनने वाले नहीं, बराबर लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। वो तो वोटों के लिए जा रहे, हम तो पब्लिक, गरीब पब्लिक के लिए, वो लोगों का मजबूरी का, वो लोगों का जो गरीबों का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लड़ने को जा रहे। जो होने का उस दिन वो होता, हम तो 30 तारीख को बुक करता 1 लाख पब्लिक से बैठेंगे संगारेड्डी पे। पुलिस परमिशन नहीं दी तो पुलिस परमिशन नहीं दिया। मैं बात के बोल रहा हूं, पुलिस परमिशन देना ही पड़ता, केसीआर को दिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किदा पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नतायज जुमेरात 7 जनवरी को दोपहर 3 बजे जारी किए जाएंगे। एमए, एमकॉम, एमएससी में दाखिलों के लिए ये एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद हुआ था। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी एंट्रेंस इम्तिहान के नतायज जारी करेंगे। काउंसिल के वाइस चेयरमैन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और कॉमन पीजी ज्वाइंट टेस्ट के कन्वीनर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हैदराबाद के कई इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे सर्दी में काफी इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला और हैदराबाद में 6 जनवरी चारशंबे को हल्की बारिश की पेशकयासी की थी। रियासत के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 14 ta 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। हैदराबाद में 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो मामूल के दर्जे हरारत से 2.9 डिग्री ज़्यादा है। आज सुबह से ही हैदराबाद के अलावा कई मकामात पर मौसम अबर आलूद है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद आज 8,69,68,685 हो गई, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 18,78,886 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासिरीन का आंकड़ा 1,03,74,932 हो गया, जबकि 1,50,114 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासिरीन की तादाद 2,88,410 हो गई है और 1,556 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 417 नए मामला दर्ज किए गए हैं और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 4,982 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों में कोविड-19 के टीके आने का इम्कान है। इस सिलसिले में तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मरकजी हुकूमत इजलास मुनक़िद करेगी। इस इजलास में तेलंगाना की तरफ से वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र शिरकत करेंगे। ओहदेदारों के मुताबिक कोरोना के टीके को रियासत मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। इस टीके की तकसीम की तैयारी की जा रही है। पहले मरहले में 2,60,000 हेल्थ वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे। तवक्को है कि रियासत भर में 850 कोल्ड चेन पॉइंट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। 5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कोविड-19 से लड़ाई में पेश रहे थे, उनके समेत 75 लाख अफराद को पहले मरहले में ये टीके दिए जाने का इम्कान है। माजूरों, दीगर बीमारियों के शिकार अफराद के लिए जल्द ही गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। वैक्सीन के रिएक्शन को रोकने के पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है।
तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हामिला खवातीन मुलाजिमीन को कॉलेज हाजिर हुए बगैर घर से ही ड्यूटी अंजाम देने की इजाज़त दी। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर ने अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन व अतफाल सत्यवती राठौर की इस तवज्जो दहानी पर कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान हामिला खातून मुलाजिमीन के कॉलेज हाजिर होने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर को घर से काम करने की इजाज़त देने की तजवीज़ दी थी। कमिश्नर ने इस तजवीज़ को कबूल करते हुए बोर्ड में काम करने वाली ऐसी ख़वातीन मुलाजिमीन जो हामिला हैं उन्हें घर से ही ड्यूटी अंजाम देने की इजाज़त दे दी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने आज हलफ लिया। विजयवाड़ा के तुम्मलापल्ली कला क्षेत्र में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने उनको हलफ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी, बाज बुकला ने भी शिरकत की। बाद अज़ान जस्टिस गोस्वामी हाईकोर्ट पहुंचे, जहां 11:30 बजे दिन सीनियर जजेस ने जस्टिस गोस्वामी के साथ मिलकर मामलात की समाअत की। आसाम में 1961 में पैदा हुए अरुण गोस्वामी ने गुवाहाटी के सरकारी लॉ कॉलेज से 1985 में कानून की डिग्री हासिल की थी। 1985 में उन्होंने वकील के तौर पर अपना नाम इंदराज करवाया था। हाईकोर्ट में वो 2011 में एडिशनल जज बनाए गए। उन्होंने 2011 से 2013 तक नागालैंड स्टेट लीगल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2012 में वो मुस्तकिल जज बनाए गए। जस्टिस गोस्वामी 2018 से 2 मरतबा गुवाहाटी हाईकोर्ट के उबूरी चीफ जस्टिस बनाए गए। 15 अक्टूबर 2019 को उन्होंने सिक्किम हाईकोर्ट के जज की जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद उनको तरक्की देते हुए उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया गया। Perform the duties of my office without fear and favor, without fear or favor, affection or ill will, affection or ill will, and that I will uphold. तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस हिमा कोहली 7 जनवरी को हलफ लेंगी। वो तेलुगु रियासत की तारीख की पहली खातून होंगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिल के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली जस्टिस कोहली जुमेरात को अपने इस नए ओहदे का हलफ लेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट की जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली जस्टिस कोहली को तरक्की देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। उनकी पैदाइश 2 सितंबर 1959 को हुई थी। 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसके बाद सदर जमहूरिया की मंजूरी हासिल करने के बाद मरकज ने 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी करते हुए उनको तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। साबिक बैडमिंटन खिलाड़ी और उसके 2 भाइयों, जिनको एक गिरोह ने खुद को आईटी के ओहदेदार जाहिर करते हुए अराजी के एक तनाज़े के सिलसिले में मुबैना तौर पर अगवा कर लिया था, चारशंबे की सुबह अवलीन सातों में पुलिस ने बचा लिया। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से ताल्लुक रखने वाली एक साबिका वजीर शुबा किया जाता है कि अगवा के इस मामले में मुलविस है। पुलिस ने यह बात बताई। 15 अफराद के ग्रुप ने खुद को इनकम टैक्स के ओहदेदार जाहिर करते हुए इन दोनों भाइयों को बोयनपल्ली से कल शब अगवा किया था। इस गिरोह ने तीनों को फार्म हाउस ले जाने से पहले कमरे में रखा था। इस पर साजिश महसूस करते हुए उनके अरकान खानदान ने अगवा के फौरी बाद पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उनको अगवा के अंदरून चंद घंटे बचा लिया गया। पुलिस ने पूछगछ के लिए बाज अफराद को हिरासत में लिया और इस जुर्म में इस्तेमाल गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। అరెస్ట్ వారెంట్ ఉందని చెప్పి వచ్చిర్రు వాళ్ళు తెరిచి చూసుకోండి అని చెప్పారు. మా దగ్గర ఏమున్నాయి చూసుకోండి, మా బ్రదర్ అడ్వకేటే కదా అక్కడ చెప్పారు. ఇప్పుడు భూమా నాగారెడ్డి బంధువులు సమాచారం, దాన్ని మీరు ఏ విధంగా? पल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में एक सेंसेशनल किडनैपिंग केस का रिपोर्टिंग हुआ। में भी एक केस बुक हुआ था जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड एवी सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट का एक पेपर जिसको कि वो आई कार्ड बताए, सर्च वारंट दिखाकर घर के सभी मेंबर्स को एक रूम में लॉक कर दिए और ये 3 को जिनको किडनैप कर ले जाना था इनको बाहर रखकर। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।